हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल टाइम टू स्टडी। गाइज, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वैदिक काल और बौद्ध काल का तुलनात्मक अध्ययन। यानी कि गाइज, आज की वीडियो में हम देखेंगे समानता और असमानता वैदिक काल और बौद्ध काल की। और उसके बाद गाइज हम डिस्कस करेंगे बौद्धकालीन शिक्षा केंद्र, तक्षशिला विश्वविद्यालय एंड नालंदा विश्वविद्यालय। सो गाइज, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैदिक काल और बौद्ध काल का तुलनात्मक अध्ययन। सबसे पहले गाइज हम देखेंगे दोनों वैदिक काल और बौद्ध काल की समानताएं। फर्स्ट है, दोनों शिक्षा प्रणालियों में शिक्षा राज्य के नियंत्रण से मुक्त थी। सेकंड है, दोनों शिक्षा प्रणालियों में आय के स्रोत दान और भिक्षा थी। थर्ड है, दोनों शिक्षा प्रणालियों में शिक्षा के उद्देश्य लगभग समान थे। छात्रों के चरित्र निर्माण पर विशेष बल दिया गया था। फोर्थ है, दोनों शिक्षा प्रणालियों में शिक्षण के लिए मुख्य रूप से मौखिक विधियों का ही प्रयोग होता था। फिफ्थ है, दोनों प्रणालियों में शिक्षकों का योग्य एवं संयमी होना आवश्यक था। शिक्षकों को उच्च स्थान प्राप्त था। सिक्स्थ है, दोनों शिक्षा प्रणालियों में शिक्षा संस्थाओं के नियमों का कठोरता से पालन करना होता था। सरल जीवन जीना होता था। सेवन्थ है, दोनों शिक्षा प्रणालियों में शिक्षक और विद्यार्थी के बीच मधुर संबंध थे। एट्थ है, दोनों शिक्षा प्रणालियों में शिक्षण संस्थाएं आवासीय होती थी तथा प्रवेश के समय छात्रों का उपनयन और प्रबज्जा संस्कार होता था। नाइन्थ है और लास्ट है हमारी समानता का पॉइंट, दोनों शिक्षा प्रणालियों में धर्म एवं नैतिकता की शिक्षा पर अधिक बल दिया गया था। सो गाइज, ये हो गया हमारे बौद्ध काल और वैदिक काल का तुलनात्मक अध्ययन में समानताएं। चलिए गाइज, अब देखते हैं दोनों कालों की असमानताएं। इसमें फर्स्ट आएगा गाइज हमारा असमानताओं में फर्स्ट पॉइंट है, वैदिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षा पर गुरुओं का नियंत्रण था, जबकि बौद्ध शिक्षा में बौद्ध संघों का नियंत्रण था। सेकंड है, वैदिक शिक्षा प्रणाली केवल शिष्य भिक्षा मांगते थे और बोलकर मांगते थे, जबकि बौद्ध शिक्षा प्रणाली में गुरु शिष्य दोनों भिक्षा मांगते थे और मौन रहकर मांगते थे। थर्ड असमानता है, वैदिक शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक शिक्षा घर पर होती थी, जबकि बौद्ध शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था मठों व विहारों में होती थी। फोर्थ पॉइंट है, वैदिक शिक्षा प्रणाली में वैदिक धर्म की शिक्षा अनिवार्य थी, जबकि बौद्ध शिक्षा प्रणाली में बौद्ध धर्म की शिक्षा अनिवार्य थी। फिफ्थ पॉइंट है, वैदिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी, जबकि बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का माध्यम पाली भाषा थी। सिक्स पॉइंट है असमानताओं में हमारा, वैदिक शिक्षा प्रणाली में केवल गुरु ही छात्रों के आचरण पर दृष्टि रखते थे, जबकि बौद्ध काल में गुरु शिष्य दोनों एक दूसरे पर नजर रखते थे। सेवंथ पॉइंट है, वैदिक शिक्षा प्रणाली में केवल ब्राह्मण वर्ग के व्यक्ति ही शिक्षण कार्य करते थे, जबकि बौद्ध शिक्षा प्रणाली में किसी भी वर्ण के व्यक्ति भी भिक्षु शिक्षा प्राप्त करके शिक्षण कार्य कर सकते थे। 8 पॉइंट है, वैदिक शिक्षा प्रणाली में शूद्र वर्ण के व्यक्तियों तथा लड़कियों को गुरुकुल में प्रवेश नहीं दिया जाता था, जबकि बौद्ध शिक्षा प्रणाली में सभी वर्ण के व्यक्ति स्त्री या पुरुष मठों या विहारों में प्रवेश ले सकते थे। नाइन्थ एंड लास्ट हमारा पॉइंट है, वैदिक शिक्षा प्रणाली में कर्म कांड की शिक्षा पर अधिक बल दिया जाता था, जबकि बौद्ध शिक्षा प्रणाली में करुणा, दया और मानव सेवा की शिक्षा पर बल दिया जाता था। सो गाइज, ये हो गए हमारी असमानता, यानी कि हमने अपनी वैदिक काल और बौद्ध काल की दोनों की तुलनात्मक अध्ययन कर लिया है। सो गाइज, आई होप सो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखते हैं गाइज हम बौद्धकालीन शिक्षा केंद्र, जिसमें फर्स्ट आएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर से 35 किलोमीटर स्थित था। वैदिक काल में यह वैदिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, लेकिन बौद्ध काल में यह बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हुआ। इस विश्वविद्यालय में बड़े बड़े कक्षा भवन, सभा भवन, पुस्तकालय, शिक्षक निवास भवन, छात्र निवास भवन तथा भोजनालय बने हुए थे। छात्रों का प्रवेश इसमें कैसे होता था, यह हेडिंग है, देख लेते हैं। इस विश्वविद्यालय में किसी भी क्षेत्र के किसी भी जाति के बच्चे को प्रवेश दिया जाता था। प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 16 वर्ष थी। प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा होती थी। केवल सफल छात्रों को ही प्रवेश दिया जाता था। प्रवेश के समय प्रत्येक छात्र को 1000 तत्कालीन मुद्राएं शुल्क के रूप में देनी होती थी। जो छात्र शुल्क नहीं दे पाते थे, वे सेवा कार्य करते हुए शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। ये इसकी प्रवेश की प्रक्रिया हो गई। चलिए देखते हैं इसका पाठ्य विषय। इस विश्वविद्यालय में धार्मिक एवं लौकिक दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। धार्मिक के अंतर्गत बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी और लौकिक शिक्षा में भाषा, साहित्य, व्याकरण, दर्शन, ज्योतिष तथा अर्थशास्त्र की शिक्षा प्रमुख रूप से दी जाती थी। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य चिकित्सक चाणक्य ने इसी विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। इस विश्वविद्यालय में उस समय 10,000 छात्र शिक्षा प्राप्त करते थे। इनके आवास एवं भोजन की व्यवस्था विश्वविद्यालय के अधिकारी करते थे। छात्रों को कठोर अनुशासन में रहना होता था।
अब देखते हैं गाइस हम इसका कार्यकाल। यह विश्वविद्यालय संसार का सबसे पहला विश्वविद्यालय है। यह 500 ईसा पूर्व से 450 ईस्वी तक 1000 वर्ष लंबे कार्यकाल में बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा। 5वीं शताब्दी के मध्य गुणों ने इसे नष्ट कर दिया। अब यह केवल खंडर के रूप में मौजूद है। यूनेस्को ने इसे अंतर्राष्ट्रीय ऐतिहासिक धरोहर माना है। देखते हैं गाइस हम अब सेकंड अपना नालंदा विश्वविद्यालय। यह विश्वविद्यालय वर्तमान बिहार के पटना नगर के 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। यहाँ सबसे पहले बिहार का निर्माण सम्राट अशोक ने 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कराया था। इसके निर्माण में प्रमुख योगदान सम्राट कुमारगुप्त ने दिया। 7वीं शताब्दी में यह विश्वविद्यालय अपने विकास के उच्च शिखर पर था। इस विश्वविद्यालय में 300 अध्ययन कक्ष, 8 बड़े सभा भवन, 13 छात्रावास तथा अनेक शिक्षक निवास भवन और भोजनालय थे। यह चारों ओर से पक्की दीवार से घिरा हुआ था तथा एक ही दरवाज़ा था। इसके मध्य में एक 9 मंजिला विशाल पुस्तकालय था। इस पुस्तकालय में कई सौ विद्वान ग्रंथों की पत्रिका तैयार करने में लगे रहते थे। छात्रों का प्रवेश की प्रक्रिया देखते हैं गाइस हम इसमें। प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा होती थी। इस परीक्षा में केवल 10 से 25% छात्र ही सफल हो पाते थे। सफल छात्रों को बिना किसी भेदभाव के प्रवेश दिया जाता था। इस विश्वविद्यालय में बौद्ध साहित्य एवं दर्शन, चारों वेद, व्याकरण, जैन धर्म, गणित, ज्योतिष, रसायन शास्त्र तथा आयुर्वेदिक चिकित्सा की उत्तम व्यवस्था थी। इस विश्वविद्यालय में उस समय 5000 थे। तिब्बत, जापान, कोरिया, जावा तथा श्रीलंका से छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते थे। उनकी संख्या 5000 थी। सो ये हो गया इसकी प्रवेश का प्रक्रिया। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखते हैं गाइस इसका कार्यकाल। यह विश्वविद्यालय 7वीं शताब्दी तक अपनी उन्नति के उच्चतम शिखर पर रहा। इसमें विभिन्न देशों के छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते थे। 205 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली की गद्दी पर बैठते ही अपने सेनापति बख्तियार खिलजी द्वारा इसे नष्ट करवा दिया। पुस्तकें जला दी गईं तथा शिक्षकों को मार दिया गया। ये होगा इसका कार्यकाल। सो गाइज आई होप आप अच्छे से इसे सब टॉपिक को समझ गए होंगे। बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है गाइज, हैंड रिटन नोट्स हैं, आपको एक बार ही पढ़ के अच्छे से लर्न हो जाएंगे। इससे पहले गाइज मैंने वैदिक काल शिक्षा को पूरा उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कराया हुआ है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और आज इस वीडियो के साथ गाइज हमारी बौद्ध शिक्षा प्रणाली भी कंप्लीट हो जाती है। अगर आपने इससे पहली वीडियोज़ नहीं देखी तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सो गाइज इसी के साथ हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।